हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारी आयुर 1.0 सीरीज के अंदर। आज हम आयुष्काम्य अध्याय का सेकंड वीडियो देखते हैं। हमने पहले वीडियो के अंदर आयुष्काम्य अध्याय का अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद का महत्व क्या है, आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, अष्टांग हृदय हम क्यों पढ़ते हैं और अष्टांग आयुर्वेद, ये 4 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर उनके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिविध दोष के बारे में। तो आयुर्वेद का मेन बेसिक जो होता है वो दोष ही होता है, तो इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोष होते क्या है। तो आयुर्वेद के अंदर दोष को वात, पित्त और कफ के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि ये वात, पित्त और कफ होता क्या है। आयुर्वेद के अंदर इन वात, पित्त, कफ को ही मेन बताया गया है। पूरी बॉडी इन 3 दोष पे ही कार्य करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं। तो हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वात, पित्त और कफ को एक एलिमेंट समझ सकते हो या एक बॉडी की ऐसी एनर्जी समझ सकते हो जो हमारे शरीर और अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं। यानी कि वात, पित्त और कफ ये तीनों जो दोष होते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और तीनों ही अपने अपने अलग अलग कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे एक कोटेशन है, श्लोक है, वो आपको लर्न करना है, याद करना है कि वायु पित्त कपश्चेति त्रियो दोष समासत, जिसमें वायु यानी वात, पित्तम यानी पित्त, कफ यानी कि कफ या श्लेष्मा, त्रियो दोषा समासत यानी कि 3 दोषों का समावेश है। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। अब ये होता क्या है हम धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर देखेंगे, आप कंटिन्यू बने रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोष को यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, वात, पित्त और कफ के अंदर। एक छोटा सा सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको समझा दूं कि वात का मतलब होता है वायु, बॉडी के अंदर जो भी वायु है वो वात है। पित्त का मतलब होता है अग्नि, बॉडी के अंदर जहाँ पे भी फायर है, जहाँ पे भी अग्नि है वो पित्त है। कफ यानी कि श्लेष्मा यानी कि जल, जहाँ पे भी बॉडी के अंदर जल है वो कफ है। एक बार ये आप सिंपल शब्दों के अंदर समझ लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं स्थिति के अनुसार दोषों के कर्म क्या है। यानी कि जो ये दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, इनके अंदर कुछ अवस्था में परिवर्तित हो जाए यानी कि विकृत अवस्था आ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका भी एक कोटेशन है, विकृता अविकृता देहम गणन्ति ते वर्त्यन्ति च। इसका मतलब ये हुआ विकृत यानी कि विषम अवस्था, अविकृत यानी कि सम अवस्था, देह गणन्ति ते वर्त्यन्ति च। देह गणन्ति यानी कि शरीर को नष्ट करता है, ते वर्त्यन्ति च यानी कि शरीर को वो स्वस्थ या निरोग बनाए रखता है। इसका मतलब सीधे सिंपल भाषा में ये हुआ कि जब वात, पित्त, कफ ये 3 दोष न्यूनाधिक मात्रा के अंदर यानी कि या तो ज़्यादा या कम मात्रा के अंदर यदि हो जाए, जिसको हम विषम अवस्था या विकृत अवस्था बोलते हैं, तो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहाँ पे देखने को मिलती है। और यदि ये सम अवस्था के अंदर हो जाए यानी कि अविकृत अवस्था या अकुपित अवस्था के अंदर हो जाए तो शरीर को स्वस्थ या निरोग बनाए रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोष अधिक हो गए तो भी व्याधि उत्पन्न होगी और दोष यदि कम हो गए तो भी व्याधि उत्पन्न होगी। दोष का सम अवस्था के अंदर रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद किस व्यक्ति को स्वस्थ मानता है, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है। तो इसका यहाँ पे देखते हैं कि आयुर्वेद उस व्यक्ति को स्वस्थ मानता है जिसके दोष, धातु आदि सभी साम्य अवस्था में हो। यानी कि जो हमने दोष पढ़े हैं अभी वात, पित्त, कफ और धातु, जो आयुर्वेद के अंदर 7 धातु देखने को मिलते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वर्ड याद रखना है। यानी कि शरीर के अंदर जो भी दोष और धातु यदि साम्य अवस्था में है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। इसका भी एक श्लोक कोटेशन है, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सम दोष समा अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत अभिधीयते। इसका मतलब क्या हुआ कि सम दोष यानी कि जो हमने वात, पित्त और कफ पढ़े हैं वो सम अवस्था के अंदर होना चाहिए। सम अग्नि, बॉडी के अंदर जहाँ पे भी जो अग्नि बन रही है वो सम अवस्था के अंदर होनी चाहिए। सम धातु मल क्रिया यानी बॉडी के अंदर जो धातु और जो मल बनते हैं वो भी सम मात्रा के अंदर बनना चाहिए। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन यानी कि अपनी आत्मा और अपने मन ये जो दोनों हैं ये भी प्रसन्न अवस्था के अंदर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम इसको स्वस्थ व्यक्ति बोल सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या है कि एक व्यक्ति को तभी स्वस्थ कहा जाता है जब सम दोष, तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित अवस्था के अंदर हो। सम अग्नि यानी कि पाचन जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर हो, वो भी संतुलित अवस्था के अंदर हो।
सम धातु मल क्रिया, शरीर की धातु यानी कि जो टिश्यू और मल त्यागने की क्रिया भी सही हो। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी कि आत्मा इंद्रिय और मन ये भी प्रसन्न और शांत हो। यदि ये गुण किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह व्यक्ति आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ है। मॉडर्न के अंदर अपन पढ़ते हैं कि जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वर्ड यूज करते हैं, और आयुर्वेद के अंदर ये जो हमने कोटेशन पढ़ा ये अपन देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोषों के शरीरस्थ स्थान। इस हेडिंग का मतलब ये हुआ कि जो दोष वात, पित्त और कफ जो होते हैं वो शरीर के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका लोकेशन क्या है, उनका स्थान क्या है। तो यहाँ पे व्याख्या दे रखी है कि ये दोष सर्व शरीर व्यापी होते हैं, यानी कि ये जो वात, पित्त, कफ होते हैं ये शरीर के सभी जगह पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इन सभी का मुख्य स्थान जो है नाभि के अध वात दोष, यानी कि जो नाभि के नीचे का पार्ट है, जो अम्बिलिकस के नीचे का पार्ट है वहाँ पे वात दोष उपस्थित होता है। हृदय और नाभि के मध्य पित्त दोष उपस्थित होता है, यानी कि जो हार्ट और अम्बिलिकस के बीच के अंदर पित्त दोष उपस्थित होता है। और हृदय के ऊर्ध्व भाग यानी कि हृदय के ऊपर वाले भाग में कफ दोष उपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है। जैसा कि यहाँ पे टेबल बनी हुई है जिसमें वात दोष नाभि का अधे भाग यानी कि बिलो द अम्बिलिकस, पित्त दोष हृदय और नाभि के मध्य इन बिटवीन द हार्ट एंड अम्बिलिकस, कफ दोष हृदय का ऊर्ध्व भाग यानी कि अबव द हार्ट। तो ये जो लोकेशन है, ये जो स्थान है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया है, कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे चैट बॉक्स है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं वय आदि के अनुसार दोषों की प्रबलता, यानी कि पुरुष की अवस्था के अनुसार दोषों का डोमिनेंट कब होता है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। 3 अवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इन सभी अवस्था के अंदर कौन सा दोष डोमिनेंट हो जाता है ये हम अभी देखते हैं। तो इसकी यहाँ पे व्याख्या है कि पुरुष की आयु का अंतिम भाग वृद्धावस्था है। ठीक है, एक पुरुष की अंतिम स्टेज जो होती है वो वृद्धावस्था होती है। उसमें वात प्रकोप होता है, यानी कि वात दोष का प्रकोप, वात दोष डोमिनेंट होता है वृद्धावस्था के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद है मध्यकाल यौवन है, यानी कि पुरुष की आयु का जो बीच का पार्ट है, वो बीच की अवस्था है, वो है यौवन अवस्था यानी कि युवा अवस्था। इसके अंदर पित्त प्रकोप का काल होता है, यानी कि युवा अवस्था के अंदर पित्त दोष डोमिनेंट होता है। और सबसे पहले का पार्ट होता है वो बाल्य अवस्था होती है, जिसके अंदर श्लेष्म दोष यानी कि कफ दोष प्रकोप का समय है। यानी कि अपन को 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि बाल्य अवस्था के अंदर श्लेष्म दोष डोमिनेंट होता है, यानी कि कफ दोष डोमिनेंट होता है। युवा अवस्था के अंदर पित्त दोष डोमिनेंट होता है, और वृद्धावस्था के अंदर वात दोष डोमिनेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे यह आपको याद रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक है दोष अनुसार अग्नि के वेद क्या है, यानी कि दोष के अनुसार जो है अपनी बॉडी के अंदर जो आग है, जो फायर है, जो अग्नि है, उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक कोटेशन है, श्लोक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इससे MCQ भी आते हैं या SAQ भी बन सकता है, आपको याद रखना है। तेर बहु विषम तीक्ष्णो मंद अग्नि समय समाह, यानी कि वात पित्त कफ के अनुसार जो अग्नि है वो विषम भी हो सकती है, तीक्ष्ण भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, और सम अवस्था के अंदर भी यानी कि संतुलन अवस्था के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, या आप अपने हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे याद किया था कि वात, पित्त, कफ और सम, ये यहाँ पे 4 अवस्था देखने को मिलती है। एक तो वात अवस्था, एक पित्त अवस्था, कफ अवस्था और सम, यानी कि वात, पित्त, कफ, ये जो तीनों है एक सम अवस्था के अंदर अगर उपस्थित हो। तो वात वह से विषम याद रखता हूँ, पित्त तय से तीक्ष्ण, कफ यानी कि कफ मंद याद रखना है, और सम यानी कि सह से संतुलन, ये आपको याद रखना है। यानी कि वात से अग्नि विषम हो जाती है, पित्त से अग्नि तीक्ष्ण होती है, कफ से अग्नि मंद होती है, और सम से संतुलन अवस्था के अंदर यानी कि स्टेबल अग्नि देखने को मिलती है। यहाँ पे अग्नि के 4 प्रकार अपन मान सकते हैं, जिसके अंदर विषम, तीक्ष्ण, मंद और संतुलन यानी कि सम अवस्था यहाँ पे देखते हैं। इसकी व्याख्या है कि वात आदि दोषों से विषम, तीक्ष्ण, मंद भेद से 3 प्रकार की अग्नि होती है। आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो कि एक सम अवस्था होती है, यानी कि टोटल 4 प्रकार की अग्नि होती है। वात प्रधान्य से विषम, पित्त की अगर प्रधानता हुई या अधिकता हुई तो तीक्ष्ण, कफ का प्रकोप हुआ
यानी कि कफ का आधिक्य हुआ तो यहाँ पे मंद अग्नि देखने को मिलती है। और यदि वात, पित्त और कफ ये तीनों समान अवस्था के अंदर यदि उपस्थित हुए तो यहाँ पे संतुलन अवस्था या सम अवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे इसका हम टेबल फॉर्मेट भी देखते हैं। वात दोष विषमाग्नि यानी कि इरेगुलर डाइजेस्टिव फायर हो जाती है। पित्त दोष की आधिक्य होता है तो तीक्ष्ण अग्नि यानी कि शार्प डाइजेस्टिव फायर होती है। और कफ दोष यदि आधिक्य होता है तो मंद अग्नि यानी कि फ्रेल डाइजेस्टिव फायर होता है, डाइजेस्टिव अग्नि कम हो जाती है। और त्रिदोष यानी कि यदि वात, पित्त, कफ यदि तीनों दोष सम अवस्था के अंदर हो तो ये सम अग्नि यानी कि बैलेंस्ड डाइजेस्टिव फायर होती है। अब हम देखते हैं दोष अनुसार कोष्ठ के भेद क्या है। हमने दोष अनुसार अग्नि के भी भेद देखे, अब हम दोष अनुसार कोष्ठ के भेद देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अग्नि का तो मतलब समझ सकते हैं कि फायर होता है, और कोष्ठ का मतलब आयुर्वेद के अंदर होता है एक प्रकार का, अभी सिंपल भाषा के अंदर आप समझो कि ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम है। कोष्ठ को ही डाइजेस्टिव सिस्टम बोला है, आप यहाँ पे एक सिंपल भाषा के अंदर अभी समझ लो, फिर हम आगे समझेंगे कि कोष्ठ का एग्जैक्ट मतलब आयुर्वेद के अंदर क्या होता है। यहाँ पे इसका एक कोटेशन है, कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्याते समेरपि। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोष्ठ होता है वो क्रूर भी हो सकता है, वो मृदु भी हो सकता है, वो मध्य भी हो सकता है, और वो और मध्य हो सकता है त्रिदोषों की सम अवस्था के कारण। तो यानी कि कोष्ठ को भी यहाँ पे 4 प्रकार के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या है, कोष्ठ यानी कि नेचर ऑफ डाइजेस्टिव, इसमें यदि वात का आधिक्य हुआ तो वो क्रूर बन जाएगा, यदि पित्त का आधिक्य हुआ तो वो मृदु बन जाएगा, और यदि कफ का आधिक्य हुआ तो वो मध्य बन जाएगा, और यदि ये त्रिदोषों की साम्य अवस्था में रहा यानी कि ये समावस्था के अंदर रहा तो कोष्ठ मध्य बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बॉडी के अंदर वात का आधिक्य हो गया, कोष्ठ के अंदर वात का आधिक्य हो गया तो डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड चला जाएगा, यानी कि क्रूर हो जाएगा, डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, स्लो डाइजेशन हो जाएगा। यदि पित्त का आधिक्य हुआ तो मृदु यानी सॉफ्ट डाइजेशन देखने को मिलेगा, और यदि कफ का आधिक्य हुआ तो मध्यम यानी कि मीडियम देखने को मिलेगा, और यदि त्रिदोष साम्य अवस्था के अंदर हुआ तो भी वो मध्यम यानी कि मीडियम अवस्था के अंदर यहाँ पे डाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हमने दोषों के आधार पर जठरा अग्नि को भी देखा, और दोषों के आधार पर हमने कोष्ठ पे भी इफेक्ट देखा, कोष्ठ के प्रकार को भी समझा है। तो यहाँ तक आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें। अब हम देखते हैं प्रकृति निर्माण एवं भेद, यानी कि अपन आयुर्वेद के अंदर प्रकृति परीक्षण पढ़ते हैं। प्रकृति मतलब कि जो नेचर है वो उससे रिलेटेड है, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। यानी कि इंसान की प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, तो वो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं कि ये प्रकृति बनती कैसे है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है कि जन्म आदि यानी कि गर्भाधान काल में शुक्र यानी कि मेल फैक्टर स्पर्म एंड आर्तव फीमेल फैक्टर ओवम में जिस दोष का प्राबल्य होगा, यानी कि जिस दोष का वात, पित्त, कफ इन तीनों दोष में से जिसी का भी आधिक्य होगा उसी के अनुसार यहाँ पे प्रकृति देखने को मिलती है। उसी के अनुसार हीन यानी कि वातज प्रकृति को हीन माना गया है, मध्य यानी कि पित्तज प्रकृति को मध्य माना है, और उत्तम यानी कि कपज प्रकृति को आयुर्वेद ने उत्तम माना है। इस प्रकार ये 3 प्रकृतियों का निर्माण होता है। उदाहरण यहाँ पे देखते हैं कि जिस प्रकार विषकर्मी की उत्पत्ति विष से होती है, इसी समस्त प्रकृति में सम धातु प्रकृति यानी कि त्रिदोषज प्रकृति, जिसके अंदर वात, पित्त और कफ तीनों दोष यहाँ पे सम अवस्था के अंदर उपस्थित होते हैं, वो यहाँ पे सब सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलती है। और द्विदोषज यानी कि या तो वात पित्त का आधिक्य हो गया, या वात कफ का आधिक्य हो गया, या पित्त कफ का आधिक्य हो गया, यहाँ पे द्विदोषज यदि प्रकृति है तो वो सबसे ज़्यादा निंदनीय देखने को मिलती है। यानी कि सीधे सिंपल भाषा के अंदर ये है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं, वहाँ पे जिस दोष का आधिक्य होगा, जिस वात पित्त कफ का आधिक्य होगा, जिसका भी प्रबल्य होगा, वहाँ पे वो प्रकृति का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक चार्ट भी दे रखा है कि वातज की यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि वो हीन माना गया है वातज को, पित्त यानी कि मध्यम मॉडरेट माना है, कफज यानी कि उत्तम सबसे बेटर यहाँ पे इसको कफज प्रकृति को माना है। तो यहाँ पे MCQ बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है सब। त्रिदोषज यानी कि श्रेष्ठ सबसे ज़्यादा बेस्ट जो प्रकृति है वो त्रिदोषज है, और बेटर जो प्रकृति है उत्तम वो कफज है। और द्विदोषज प्रकृति यानी कि वात पित्तज या वात कफज या पित्त कफज, ये जो तीनों
प्रकृति है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा निंदनीय यानी कि सबसे ज़्यादा खराब प्रकृति माना गया है। और हम ये प्रकृति किसी भी इंसान की कैसे निकाल सकते हैं ये हम क्रिया शरीर के अंदर पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सब कुछ बिल्कुल ही सिंपल भाषा के अंदर हम समझा देंगे। तो प्रकृति निर्माण कैसे होती है ये आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। अब हम देखते हैं सभी दोषों के गुण के बारे में, यानी कि वात दोष के गुण, पित्त दोष के गुण और कफ दोष के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम वात दोष के गुण को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक कोटेशन है, श्लोक है, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म स्वलो अनिल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट के अंदर ये आता है, इसलिए आपको याद कर ही लेना, बाय हार्ट कर लेना इनको। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि रुक्ष लघु शीत खर, ये आपको थोड़े अजीब लगेंगे वर्ड, बट ये आपको एग्जैक्ट वर्ड याद रखने ही होंगे। आपको एग्जाम के अंदर, वाइवा के अंदर ये पूछ लेते हैं। आप इसका साथ में इंग्लिश वर्ड भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको ये हिंदी वाला वर्ड रुक्ष लघु शीत खर ये आपको आना ही चाहिए। अब देखते हैं अनिल यानी कि वात, यानी कि वायु का ही ये एक पर्यायवाची शब्द है। रुक्ष यानी कि ड्राइनेस सभी जानते हैं। लघु यानी कि लाइट, शीत यानी कि कूल, खर यानी कि रफ, सूक्ष्म यानी कि सब्टल और चल यानी कि मोबाइल। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो वात दोष के अंदर देखने को मिलती है और वात दोष की आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब हम देखते हैं पित्त दोष के प्रॉपर्टी, पित्त दोष के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी एक कोटेशन है, श्लोक है, वो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पितम सह स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव्यम। यानी कि जो पित्त होता है वो सह स्नेह, यानी कि जो पित्त होता है वो स्नेह युक्त होता है। तीक्ष्ण यानी कि शार्पनेस होता है। उष्ण यानी कि हॉट। लघु यानी कि ये भी लाइट होता है। विश्र यानी कि उसकी अजीब सी गंध रहेगी, स्मेली टाइप का रहेगा। सरम यानी कि फ्लोइंग नेचर और द्रव्य यानी कि लिक्विड होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके अंदर ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे इसको पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है और याद कर लेना है। इसके बाद हम कफ दोष की प्रॉपर्टी देखते हैं। कफ दोष के अंदर एक कोटेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वात पित्त कफ इन तीन दोष के प्रॉपर्टी के कोटेशन, श्लोक जो है वो याद रखने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं। स्निग्ध शीतो गुरु मंद स लक्षणों मर्तसन स्तर कप। यानी कि कफ दोष के अंदर होता है वो स्निग्ध होता है, अनक्यूटियस होता है। शीत कूल प्रॉपर्टी होती है। गुरु यानी कि हैवी होता है। मंद स्लो होता है। सलक्षण यानी कि फाइन। मर्तसन स्टिकी और स्थिर यानी कि स्टेबल होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इन सभी का एक साथ यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में भी दे रखा है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसको लर्न करना आराम से। यदि समझ में ना आए आपको कोई भी पॉइंट तो यहाँ पे आप कमेंट करना। और हम अभी इस टाइम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे पूरा डिटेल के अंदर आने वाला है। आपको बस ये जो प्रॉपर्टी है जैसे रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म स्वल अनिल, ये आपको बाय हार्ट करना है। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही देखते हैं, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।